हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, और साथ ही साथ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें किस प्रकार से सीएफटी को अपन अप्लाई करते हैं वो भी हम लोगों ने बात करी। आज की इस क्लास में भी हम लोग सीएफटी के ऊपर ही बात करेंगे, बट सीएफटी को अपन अप्लाई करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीएफटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग सीएफटी को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल केस के बारे में बात करी थी। जो Ml6 कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पे एक मेटल लिगेंड से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, वो Ml6 कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पे हम लोगों ने अप्लाई करी थी। आज हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल के बारे में। टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय यौगिकों के बारे में। कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? तो सबसे पहली बात Ml4 कॉम्प्लेक्स, ऐसा मेटल जो लिगेंड से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो वही बनाएगा। लेकिन Ml4 कॉम्प्लेक्स सारे के सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। आप लोगों ने वीबीटी पढ़ी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। Ml4 कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड भी बनाते हैं और टेट्राहेड्रल कंपाउंड भी बनाते हैं, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय। हम लोगों को बात करनी है केवल और केवल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में कि जो सीएफटी है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे कैसे अप्लाई होती है। ठीक है बात। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक मेटल, ये एक लिगेंड, ये एक लिगेंड, ये एक लिगेंड और ये एक लिगेंड, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। इन सब के बीच में जो एंगल होता है वो 104 डिग्री 9 मीन्स 104 डिग्री 9 मिनट का कोण होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अगर मैं इस वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लूं, अगर मैं इस वाले एक्स को एक्स एक्सिस मान लूं, तो क्या ये वाला आपका वाई एक्सिस बन जाएगा? नहीं बन सकता। आप लोगों ने पढ़ा है कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। यानी कि इस मेटल से जो लिगेंड आ रहे हैं, मैं अगर इस लिगेंड की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोलता हूं तो ये वाला आपका वाई और ये वाला जेड नहीं हो सकता। यानी कि जो लिगेंड आ रहे हैं वो एक्सिस के ठीक ऊपर से आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। अगर मैं इसको एक्सिस एक्सिस बोल लूं तो यह आपका वाई एक्सिस नहीं हो सकता। इसका मतलब जो लिगेंड लाई कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? वो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? लास्ट केस में आप लोग देखिएगा ऑक्टाहेड्रल में, वहां पे लिगेंड जब आ रहा था तो वो वहां लाई कर रहा था जहां पे मेटल के जो एक्सिस है उसके जस्ट ऊपर। ठीक है बात। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है? यहां पे जो लिगेंड आ रहा है वो एक्सिस के ठीक ऊपर से नहीं आ रहा, एक्सिस के बीच में से आ रहा है। समझ में आई ये बात? तो अब क्या कंडीशन होगी आपके यहां पे? मैंने आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं, कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई,
डी वाई जेड डी एक्स जेड। एक्स वाई क्या है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल के लोब है वो इनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। वाई जेड में ये आपका वाई मान लिया, ये आपका जेड मान लिया, इस प्रकार से ये एक्स ये जेड, इस प्रकार से। तो इन तीनों ऑर्बिटल को हमने एक कैटेगरी में रखा था, कौन सी, T2G, और दो थे आपके पास इजी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ऑर्बिटल एक्सिस के ठीक ऊपर, इस प्रकार से, और डी जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर में एक ऑर्बिटल इस प्रकार से और एक ये इसके ऊपर घूम रहा है। ठीक है बात। तो अभी मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, Ml4 के अंदर ये आपकी मेटल, ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड, तो ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये एक्सिस के ठीक ऊपर में नहीं है, ये एक्सिस के बीच में है। तो जब ये लिगेंड आएंगे अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले करके, तो ये इस बार कौन से वाले ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्स करेंगे, उन ऑर्बिटल्स को जो एक्सिस के ऊपर है या उन ऑर्बिटल्स को जो एक्सिस के बीच में है। तो मेरा ये कहना है कि Ml4 कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये लिगेंड उन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्स करेंगे जो एक्सिस के बीच में बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिगेंड भी तो उसी डायरेक्शन से आ रहा है, लिगेंड भी उसी डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कि एक्सिस के बीच में से, तो ये उन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा जो एक्सिस के बीच में है, यानी कि T2G को। तो T2G को तो ज्यादा रिपेल करेगा, EG को कम रिपेल करेगा, तो T2G की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी और EG की एनर्जी कम बढ़ जाएगी। तो डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ अलग टाइप का डायग्राम बनेगा। हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग फटाक से जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जब लिगेंड आता है मेटल के पास, तो एक्सिस के बीच में से आता है। ठीक है, तो वो कौन से ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगा, उन ऑर्बिटल को जो एक्सिस के बीच में है, यानी कि T2G वालों को ज्यादा रिपेल करेगा, तो उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब लिगेंड मेटल के कांटेक्ट में नहीं आता है, तब तक डी ऑर्बिटल के, डी उपकोष के जो 5 ऑर्बिटल है, इन पांचों की एनर्जी कैसी रहती है, बराबर, जिसको अपन बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक है बात। लेकिन जब इनके कांटेक्ट में मेटल आ गई तो क्या होगा, इसको मैं बोल दूं बेरी सेंटर। ये क्या है, हाइपोथेटिकल एनर्जी बैरियर, काल्पनिक ऊर्जा स्तर। यहां से कुछ की एनर्जी डिक्रीज होगी, कुछ की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ है, जब लिगेंड आया तो उसने उस ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल किया जो एक्सिस के बीच में थे, यानी कि T2G। तो इस बार क्या होगा, EG की एनर्जी तो हो जाएगी कम। ये कौन से ऑर्बिटल है, EG के dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और T2G की एनर्जी इस बार क्या होगा, बढ़ जाएगी, dxy dyz एंड dxz। ऑक्टाहेड्रल केस में इसका उल्टा हुआ था, वहां पे जो लिगेंड थे वो एक्सिस के ठीक ऊपर थे, वो एक्सिस के ठीक ऊपर थे, तो लिगेंड उन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल कर रहा था जो एक्सिस के ठीक ऊपर है, यानी कि इजी वालों को। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या हुआ, इसका ऑपोजिट डायग्राम बन गया। मैं वापस आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, Ml4 कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के बनते हैं,
स्क्वायर पिरामिडल एंड टेट्राहेड्रल। वीबीटी के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर पिरामिडल है या फिर टेट्राहेड्रल है। अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल बन रहा है तो आप लोग CFT को अप्लाई कर सकते हैं ML4 में। अगर स्क्वायर पिरामिडल है तो CFT अप्लाई नहीं होगी। ठीक है बात। अब इन दोनों के बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा टी। लास्ट केस में हमने क्या बोला था, डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए, अभी बोल दिया डेल्टा टी यानी कि टेट्राहेड्रल के लिए। और इसकी भी वैल्यू 10 DQ के इक्वल होती है। यहां से ये आपका डेल्टा टी 0 DQ पे है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 DQ। इस बार एनर्जी बढ़ रही है कितनों की, 3 की, तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो गई, +4 DQ, और नीचे वाली -6 DQ, -6 यानी कि -12 DQ कम हो गई, +4 +4 +4 DQ बढ़ गई, +4 +4 +4 +12 DQ बढ़ गई। तो +12 DQ -12 DQ ओवरऑल एनर्जी वापस डेल्टा T0 के इक्वल आ जाएगी। लास्ट केस में क्या हुआ था, ये 3 नीचे थे, ये 2 ऊपर थे, तो इनको हमने +6 कर दिया, इनको हमने -4 कर दिया। तो ओवरऑल चीज वही है, केवल डायग्राम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि इनके अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन जो है उनको कैसे भरोगे, इलेक्ट्रॉन भरने की बात करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये है आपके पास 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। यहां से 1 2 3 1 2, ये जो स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये बहुत कम है। जब 6 लिगेंड आए तो रिपल्सन ज्यादा हुआ, रिपल्सन ज्यादा हुआ तो स्प्लिटिंग ज्यादा हुई। लेकिन यहां पर लिगेंड 4 है, रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है, स्प्लिटिंग कम है, तो ये स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। कम होने के लिए आप लोगों को जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है चाहे वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर इसमें सेम रहेगा। एक चीज का फायदा है आपको ML4 में, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका एक ही रहेगा। पहला इलेक्ट्रॉन आप लोग यहां भरोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहां अगर आएगा तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और चूंकि यहां पे 4 लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी पा करके ऊपर आ जाएगा। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 9वां इलेक्ट्रॉन और ये 10वां इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉनों को भर दोगे। ठीक है बात, इलेक्ट्रॉन भरने का रूल आपका ये ही रहेगा। तो ML4 कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार लिगेंड मेटल के कांटेक्ट में आता है, किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनों को जो डी ऑर्बिटल है उसको रिपेल करता है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है किसकी एनर्जी कम होती है, डायग्राम कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। अब आप लोगों को एक काम करना है, अभी थोड़ी क्लास पहले हम लोगों ने वीबीटी के बारे में बात करी थी। वीबीटी में जो हम लोगों ने ML4 कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल देखे थे उसमें आप लोग ये देखिए कि कौन से एग्जाम्पल में शेप टेट्राहेड्रल आ रही थी, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है उसमें शेप टेट्राहेड्रल आएगी। उस एग्जाम्पल को हम लोग अभी यहाँ पे सोल्व करते हैं। वहां पे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं क्या, अगर आ गया मीन सही है। तो कोई भी हम लोग अभी यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल लेंगे उसको सोल्व करेंगे। आप लोग जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम कैसे बनता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर है वो कैसा होता है। अब हम लोग
एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो देखिए एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं NiCl4-2। तो ये Ml4 कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। आप लोग VBT में जाकर के ये देखिए कि इसका समीकरण DsP2 आ रहा है या sp3 आ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अगर sp3 आया तो इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल है तो हमारी CFT इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको VBT से सोल्व कर लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और ये कंपाउंड कैसा है? पैरामैग्नेटिक। भाई इतना तो पता है, अगर किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब हमारा काम ये है कि अगर ये टेट्राहेड्रल है, अगर हम इसको CFT से एक्सप्लेन करें तो CFT में भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बच जाने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, या मैं बोलूं हाइपोथेटिकल एनर्जी बैरियर, काल्पनिक ऊर्जा स्तर। यहां से 1 2 3 और 1 2। अब आप लोग ये देखिए कि Ni का क्या सिस्टम है? Ni आता है आपका नंबर 28 पे। 28 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d8, 4s2 3d8 कर दिया। अब आप ये देखिए कि यहां पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो Ni +2 आर्गन 4s0 3d8। आपको Ni के d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। Ml4 कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने क्या कहा? स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, तो चाहे वीक लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर सेम रहेगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2। तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो इस प्रकार से हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर CFT को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी CFT थ्योरी। एक बार आप इतनी चीज को नोट करिएगा। एक और छोटी सी बात हम लोग CFT के बारे में करते हैं, इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। तो स्टूडेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT कैसे अप्लाई होती है वो हमने देख लिया और एक एग्जांपल भी सोल्व कर लिया। अब हम लोग एक बार ये चीज रिवाइज कर लें कि ऑक्टाहेड्रल में जब हमने CFT को अप्लाई किया था और जब हमने टेट्राहेड्रल में CFT को अप्लाई किया तो वहां पे क्या बेसिक डिफरेंस थे? देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो मेटल है इसके इधर लिगेंड, इधर लिगेंड, इधर लिगेंड, इधर लिगेंड, एक आगे एक पीछे। तो जो लिगेंड आ रहे हैं वो एक्सिस के ठीक ऊपर से आ रहे हैं, तो वो उन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेंगे जो एक्सिस के ठीक ऊपर होते हैं, यानी कि इजी वालों को। तो 1 2 3 4 5 T2G की एनर्जी कम, Eg की एनर्जी ज्यादा। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या है? ये मेटल लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड एंड लिगेंड। जो लिगेंड आ रहे हैं वो एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, तो ये उन ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेंगे जो एक्सिस के बीच में है, यानी कि Eg वालों को, सॉरी T2G वालों को। T2G जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं,
तो 1 2 3 4 5 Eg की एनर्जी कम, T2g की एनर्जी ज्यादा। तो पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऐसे बनता है, टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऐसे बनता है। दूसरी बात, यहां पे जो स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे और वीक लिगेंड पे, लेकिन यहां पे जो स्प्लिटिंग है वो ऑलरेडी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लिगेंड 4 है। यहां पे जब आप लोग इलेक्ट्रॉन भरते हो तो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे और वीक लिगेंड पे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो चौथा लिगेंड यहां आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, और अगर लिगेंड वीक है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। एक बात का स्पेशली ध्यान रखना, Ml4 कॉम्प्लेक्स के सारे कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन CFT नहीं देती, केवल उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन देती है जो कि टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो अभी आप लोग VBT के अकॉर्डिंग हमने जितने एग्जाम्पल सोल्व करे हैं उनमें से ऐसे एग्जाम्पल देखिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वहां पे आप ये देखिए कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है तो आप लोग उसको CFT से सोल्व करिए। अगर VBT में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने CFT में आ गए तो आपने सही किया है, अदरवाइज आप लोगों ने गलत किया है। ठीक है बात? तो आई होप CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट डालिए, आप लोगों को श्योरली उस क्वेश्चन का, उस डाउट का आंसर देने की कोशिश की जाएगी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।